ओके, लॉ रिलेटिंग टू एविडेंस ओपन कर लीजिए। घर वाले खुश हो गए होंगे, है ना? चलो, सुबह तो उठे। बेटा पेन नहीं है इधर, ये चल रहा है, ठीक है। चलिए, हम लोग अब स्टार्ट करने वाले एक नया चैप्टर, लॉ रिलेटिंग टू एविडेंस। हम लोग बेसिकली जो अभी तक चैप्टर्स कर रहे थे वो सिविल क्रिमिनल प्रोसीजर्स से रिलेटेड थे, आईपीसी से रिलेटेड थे, और उसी में ही ये एक अगला चैप्टर, एक एडिशनल चैप्टर है, कौन सा? लॉ रिलेटिंग टू एविडेंस। एविडेंस की जब हम लोग बात करते हैं तो किसकी बात करते हैं? सबूत की और गवाह की, ठीक है। जब हम लोग क्रिमिनल प्रोसीजर या आईपीसी की बात करते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? एविडेंस। जैसे हम लोग हर चीज में कहते हैं कि लॉ में प्रूफ करना है, ओके। तो लॉ में जो लिखा है वो तो ठीक है, बट हर चीज को प्रूफ करना पड़ता है, और प्रूफ हम लोग किस चीज से करते हैं? एविडेंसेस से। लॉ रिलेटिंग टू एविडेंस ये बताता है कि कौन कौन से एविडेंसेस होते हैं जो एक्सेप्ट किए जा सकते हैं, कौन से एविडेंसेस होते हैं जो एक्सेप्ट नहीं किए जा सकते हैं। इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट बात स्टार्ट करने के पहले हम आपको बता दें, इस चैप्टर को पढ़ते वक्त आपको समझ में सब कुछ आएगा, बट ये समझ नहीं आएगा कि याद कैसे करना है, क्योंकि इस चैप्टर में मैक्सिमम इलस्ट्रेशंस हैं, ठीक है। सिर्फ एग्जाम्पल हैं, थोड़े से कॉन्सेप्ट हैं, बहुत ज्यादा टेक्निकल चैप्टर नहीं है। बट एक प्रॉब्लम ये आएगी कि इसको याद कैसे करना है, तो जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग मार्क करेंगे वो करते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए, लॉ रिलेटिंग टू एविडेंस स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके, in the Indian Evidence Act, the task of drafting a suitable code for evidence law came upon the shoulders of, अब ये इंट्रोडक्शन है, ये सब मत करना, थर्ड पैराग्राफ में मार्क कर लो, the law of evidence may be defined as a system of rules for ascertaining controverted questions of fact in judicial inquiry। देखिए, जुडिशियल इंक्वायरी या जुडिशियल प्रोसीडिंग का मतलब समझे, ये सबूत गवाह इनको देखा जाता है, चेक किया जाता है, कब किया जाता है? जुडिशियल प्रोसीडिंग के टाइम पे। जुडिशियल प्रोसीडिंग मतलब वो सारी प्रोसीडिंग जो जज के सामने हो रही है, जज के सामने जब मैटर्स रखे जाते हैं तब ये देखा जाता है कि कौन कौन से एविडेंसेस हैं, कौन से एक्सेप्टेबल हैं, कौन से एक्सेप्टेबल नहीं हैं। उस पूरे प्रोसीजर को क्या कहा जाता है? लॉ ऑफ एविडेंस। दिस सिस्टम ऑफ एसरटेनिंग द फैक्ट्स which are essential elements of right or liability is primary and perhaps the most difficult function of the court। बताइए, कोर्ट का सबसे डिफिकल्ट काम क्या है? ये देखना कि जो एविडेंसेस दिए जा रहे हैं वो सही है या गलत है, ओके। जो लॉ में लिखा है वो नहीं प्रूव किया जाता है, जो लॉ में लिखा है उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो एविडेंसेस दिए जा रहे हैं वो एविडेंसेस सही है या गलत है, यहां पर जज की जजमेंट लगती है। दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क, ओके। चलो, अब इसमें हम लोग मार्क करते हैं एप्लीकेबिलिटी। ओल्ड में भी ये चीज दी हुई है, बस ब्लॉक बना के नहीं दी है, तो आप मार्क करते चलिएगा। सबसे पहले कह रहे हैं इंडियन एविडेंस एक्ट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। इंडियन एविडेंस एक्ट देखिए किसके ऊपर लग रहा है? होल ऑफ इंडिया। वैसे हम आपको बता दें, ये वाला एक्ट भी, इसका भी नया एक्ट आने वाला है, जो हम लोग ने जैसे आईपीसी की बात करी थी, बिल्कुल उसी तरह से इंडियन एविडेंस एक्ट का भी एक नया लॉ बिल पास हो गया है, ठीक है। जब वो लॉ बनेगा तब वो इनटू फोर्स होगा, बट तब तक के लिए हम लोग यही वाला पढ़ेंगे। तो देखिए, कह रहे हैं इंडियन एविडेंस एक्ट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। अब दो पार्ट्स में लिखा है, एप्लीकेबिलिटी एंड नॉन एप्लीकेबिलिटी। एप्लीकेबिलिटी, ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इन द कोर्ट और बिफोर द कोर्ट। इसका मतलब समझो क्या हुआ। कह रहे हैं कोर्ट के सामने जितनी भी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हो रही हैं उनके ऊपर एविडेंस एक्ट लग जाएगा। मतलब कोर्ट के सामने हम क्या लॉ रख रहे हैं, हम क्या एविडेंसेस रख रहे हैं, उन सब के ऊपर कौन सा एक्ट लगेगा? एविडेंस एक्ट। सेकंड कह रहे हैं कोर्ट मार्शल। हैव यू हर्ड दिस वर्ड कोर्ट मार्शल? कोर्ट मार्शल सुना है? कहाँ होता है? नहीं सुना है कभी? आर्मी वगैरह में कोर्ट मार्शल होता है। देखिए, जो आज पहला दिन था इसलिए लेट अलाउड हो रहे हैं सब, ठीक है। कल से ये चलेगा नहीं, अब फर्स्ट क्लास हमारी है, ये आपकी वो है, यू नो। अब क्या कहें, ये क्या है? पहली बार दिखा ना, सुबह भी होती है इतनी।
ओके, तो हम आपको बता रहे थे कोर्ट मार्शल के बारे में। देखिए क्या होता है, अगर एक नॉर्मल पर्सन एक सिविलियन है, ठीक है, वो कुछ गलत करता है तो उसका केस कहाँ जाता है, कोर्ट के सामने, नॉर्मल कोर्ट के सामने। लेकिन जो आर्म्ड फोर्सेस के लोग होते हैं, चाहे आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, कुछ भी हो, ये लोग अगर कुछ गलत काम करते हैं तो आपने देखा होगा पिक्चरों वगैरह में कि इन्हीं के ऑफिसर्स होते हैं जो इनकी इंक्वायरी करते हैं। मतलब ये कोर्ट में नहीं जाते, इनका अपना खुद का कोर्ट होता है, वहां इनका खुद का ट्रायल होता है, जो इनके सीनियर ऑफिसर्स होते हैं वो इनकी इंक्वायरी करते हैं। तो आर्म्ड फोर्सेस की जो भी जुडिशियल इंक्वायरी होती है वो इन्हीं के ऑफिसर्स के सामने होती है और उसको कोर्ट मार्शल कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब ये कह रहे हैं कोर्ट मार्शल्स जो होते हैं उनके ऊपर भी इंडियन एविडेंस एक्ट लगेगा, लेकिन अगले पॉइंट में लिखा है कि अगर वो कोर्ट मार्शल आर्मी एक्ट, नेवल डिसिप्लिन एक्ट, इंडियन नेवी डिसिप्लिन एक्ट या एयरफोर्स एक्ट, इन 4 एक्ट के हिसाब से अगर कोर्ट मार्शल हो रहा है तो इंडियन एविडेंस एक्ट नहीं लगेगा, उनके खुद के रूल्स लगेंगे। इन 4 एक्ट के अलावा किसी और तरह से आर्म्ड फोर्सेस वालों का अगर कोर्ट मार्शल हो रहा है तो उसके ऊपर इंडियन एविडेंस एक्ट एप्लीकेबल होगा, ठीक है। इसके अलावा कह रहे हैं नॉन एप्लीकेबिलिटी में एफिडेविट्स प्रेजेंटेड टू एनी कोर्ट। क्या होता है एफिडेविट? पढ़ा हुआ है हम लोगों ने, आपके टेस्ट में भी आया हुआ है, आई गेस, ठीक है। एक रिटन स्टेटमेंट, जो ओथ हम लोग ओरली लेते हैं उसी का जो रिटन फॉर्मेट होता है, दैट इज व्हाट इज नोन एज अ एफिडेविट, ठीक है। एंड टू प्रोसीडिंग्स बिफोर एन आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर का मतलब क्या हुआ? आर्बिट्रेटर का मतलब जब एक थर्ड पार्टी दो लोगों के बीच के डिस्प्यूट को सेटल करती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? आर्बिट्रेशन। अब आर्बिट्रेटर भी एक तरह से जज की तरह ही एक्ट करता है, वो दोनों पार्टीज की बात सुनता है, फिर एक डिसीजन देता है, लेकिन उसके आगे जब एविडेंसेस रखे जाएंगे तो उसके ऊपर इंडियन एविडेंस एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। वहां पर आर्बिट्रेटर अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से डिसाइड करता है कि कौन सा एविडेंस एक्सेप्ट करना है और कौन सा नहीं करना है। तो कुल मिला के हम लोग यहाँ पर सिर्फ एप्लीकेबिलिटी नॉन एप्लीकेबिलिटी देख रहे हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट किसके किसके ऊपर लग रहा है? कह रहे हैं वैसे तो होल ऑफ इंडिया में लग रहा है, सारे जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में लग रहा है, नॉर्मल जो कोर्ट मार्शल्स होते हैं उनके ऊपर भी लगेगा, लेकिन अगर इन 4 एक्ट के अंडर कोर्ट मार्शल हुआ है तो वहां पर इंडियन एविडेंस एक्ट नहीं लगेगा, एफिडेविट के ऊपर नहीं लगेगा, एंड द लास्ट वन इज आर्बिट्रेटर के सामने जो प्रोसीजर होगा उसके ऊपर इंडियन एविडेंस एक्ट नहीं लगेगा। अब बात करते हैं जुडिशियल प्रोसीडिंग। जुडिशियल प्रोसीडिंग अगेन कह रहे हैं द टर्म जुडिशियल प्रोसीडिंग इज नॉट डिफाइंड अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट में जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं है, इसलिए जुडिशियल प्रोसीडिंग का मतलब समझने के लिए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में हमें देखना पड़ा। न्यू वाले सिलेबस में डेफिनेशन नहीं थी, आई गेस ओल्ड में है जुडिशियल प्रोसीडिंग की डेफिनेशन। जुडिशियल प्रोसीडिंग का मतलब समझे क्या हुआ? अच्छा गेस करिए क्या हुआ? प्रोसीडिंग्स बिफोर अ कोर्ट। जुडिशियल प्रोसीडिंग का मतलब कोर्ट के सामने जो भी कार्रवाई चल रही है, कोर्ट के सामने जो भी प्रोसीजर चल रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे? जुडिशियल प्रोसीडिंग। और उन सारी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के ऊपर कौन सा एक्ट लगेगा? इंडियन एविडेंस एक्ट। बेसिकली ये एक्ट हमको बताएगा कि कौन से एविडेंसेस एक्सेप्टेड होते हैं, कौन से एक्सेप्टेड नहीं होते हैं, एविडेंसेस कितने तरह के होते हैं। जैसे अगर नॉर्मल भाषा में बात करें तो एक तो होता है ओरल एविडेंस, ठीक है। ओरल एविडेंस कैसा होता है? जो विटनेस बोलता है, ठीक है। एक होता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, जो आप डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करते हो कोर्ट के सामने, और अब जो नया ऐड हुआ है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, ठीक है। तो ये कह रहे हैं ये 3 तरीके के एविडेंसेस होते हैं जो नॉर्मली दे आर एक्सेप्टेबल इन अ कोर्ट, ओके। तो देखिए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के हिसाब से कह रहे हैं क्या होता है जुडिशियल प्रोसीडिंग? अ प्रोसीडिंग इन द कोर्स ऑफ विच एविडेंस इज और मे बी लीगली टेकन ऑन ओथ। जो केस होता है जज के सामने उसमें हम लोग लॉ प्रूफ करते हैं कि फैक्ट्स प्रूफ करते हैं? फैक्ट्स। लॉ को तो प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है। क्या जज ये प्रूफ करता है कि थेफ्ट की सजा इतने साल है? ये थोड़ी प्रूफ कर, ये तो लिखा ही हुआ है। वो क्या प्रूफ करता है कि थेफ्ट किसने किया है, ओके। तो जुडिशियल प्रोसेस का मतलब जज के सामने ये प्रूफ किया जाता है कि फैक्ट सही है कि नहीं है, और फैक्ट सही है कि नहीं है ये कैसे प्रूव होता है? एविडेंसेस से, ठीक है। दैट इज व्हाट इज वी आर रीडिंग दिस चैप्टर। चलो नेक्स्ट लिखा है द प्रोसीडिंग्स अंडर द इनकम टैक्स आर नॉट जुडिशियल प्रोसीडिंग फॉर द पर्पस ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, दैट अपार्ट द एक्ट इज ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल टू द प्रोसीडिंग्स बिफोर एन आर्बिट्रेटर। ये हम लोगों ने पहले भी देख लिया। प्लस कह रहे हैं इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से इनकम टैक्स के ऑफिसर्स के सामने जो भी प्रोसीजर हो रहा है उसको हम लोग जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं मानेंगे। और अगर वो जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं है तो बताओ वहां पर एविडेंस एक्ट लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, ठीक है। सीधी सी बात इन्होंने बोली, एविडेंस एक्ट वहां लग रहा है जहां जुडिशियल प्रोसीडिंग होंगे।
जिसको जिसको जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं मानेंगे वहां पर इंडियन एविडेंस एक्ट नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद देखो एफिडेविट की डेफिनेशन दी, आई थिंक ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। इट इज अ डेक्लेरेशन सोन और अफर्म्ड बिफोर अ पर्सन कॉम्पिटेंट टू एडमिनिस्टर एंड ओथ, ठीक है। तो जो ओरल फॉर्म में होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, विटनेस, जो ओरली दिया जाता है, और उसी को रिटन फॉर्म में जब ओथ दी जाती है वो क्या हो जाता है, एफिडेविट। अब आइए मीनिंग ऑफ एविडेंस एज पर इंटरप्रिटेशन क्लॉज ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। अब देखिए एविडेंसेस का मीनिंग देखेंगे हम लोग, हो सकता है ओल्ड में इस तरीके से ना दिया हो, ठीक है, बट मिल जाएगा मोर और लेस, कुछ चेंज नहीं है चैप्टर में। टाइप ऑफ डेफिनेशन देखिए, दिस सेक्शन यूजेस द वर्ड मीन्स एंड इंक्लूड्स, इट इंक्लूड्स टू टाइप्स ऑफ एविडेंसेस। अच्छा, अब मीन्स एंड इंक्लूड्स आया है तो हमको भी जरा ये बताओ कि ये कौन सी डेफिनेशन होती थी जिसमें इंक्लूड्स लिखा होता था। दो डेफिनेशंस होती थी, एक इंक्लूसिव और एक एग्जॉस्टिव, ठीक है। इंक्लूसिव वाले में क्या वर्ड यूज होता था, इंक्लूड, यानी कि जो लिखा है उसके बाद और भी चीजें ऐड की जा सकती हैं। और एग्जॉस्टिव कौन सी होती थी, जिसमें जो लिखा है वही है, उसमें कुछ और ऐड नहीं हो सकता है। Who can tell me what chapter was this? ये कौन से, यही होता है, देखा, ये तो याद आ गया कॉन्सेप्ट क्या था। अच्छा, वैसे भी दिमाग इस टाइम कम ही चल रहा है ना, अभी आप मेंटली तो सो ही रहे हैं, वो सपना जो आप देख रहे थे उसे अभी कंप्लीट कर रहे हो ना, कि अभी रुको जरा पहुंच जाएं क्लास में, फिर आराम से सो के कंप्लीट करेंगे। कौन सा चैप्टर था वो, इंटरप्रिटेशन। हम ये कह रहे थे अभी आप लोग के आने के पहले कि आज पेरेंट्स बहुत खुश होंगे ना, चलो उठा तो सुबह, है ना, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इतनी सुबह उठे होंगे आप। दिस सेक्शन यूजेस द वर्ड मीन्स एंड इंक्लूड्स। देखो टू टाइप्स ऑफ एविडेंसेस होते हैं, ओरल एविडेंस एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ओरल एविडेंस क्या हुए, ऑल द स्टेटमेंट विच द कोर्ट परमिट्स और रिक्वायर्स टू बी मेड बिफोर इट। कोर्ट के सामने जो भी स्टेटमेंट बोला जाता है, जैसे हम लोगों ने देखा है विटनेस को बुलाया जाता है उसमें विटनेस बॉक्स में, फिर उससे पूछा जाता है, वो जो भी कहता है, यानी विटनेस जो भी स्टेटमेंट दे रहा है या जो पर्सन अक्यूज्ड है वो जो भी स्टेटमेंट दे रहा है, वो कौन से होते हैं, ओरल एविडेंस या ओरल स्टेटमेंट। द स्टेटमेंट्स आर टू बी मेड बाय विटनेस, द स्टेटमेंट शुड बी रिलेटेड टू अ मैटर ऑफ फैक्ट अंडर इंक्वायरी। और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या हुए, अब देखो ऑल द डॉक्यूमेंट्स, और ब्रैकेट में क्या लिखा है, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। पहले ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड वर्ड इसमें यूज नहीं था, आईटी एक्ट आने के बाद इस एक्ट में भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को इंक्लूड किया गया है। एनी डाउट टिल हियर, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ये पूरा डिस्क्रिप्शन वही लिखा हुआ है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एविडेंसेस में आ जाइए। नाउ प्रूफ ऑफ फैक्ट बाय ओरल एविडेंस, सेक्शन 59 प्रूफ प्रोवाइड्स दैट all the fact except the contents of document may be proved by oral evidence। कह रहे हैं जितने भी फैक्ट हैं वो ओरल एविडेंस से प्रूव किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर, अब ये चैप्टर इज बेसिकली आपकी जितनी भी नॉलेज है वो सावधान इंडिया और क्राइम पेट्रोल की, वो सारी की सारी इस चैप्टर में यूज आने वाली है। तो आज तक आपने जितना भी ये देखा है, ये वाले क्राइम वाले सीरियल्स, वो सब आज आपका यूज आ जाएगा इस चैप्टर में, ठीक है। तो अगर हम आपसे कहें कि ए ने बी का खून किया है और ए को बी का खून करते हुए सी देख रहे थे, तो सी जो विटनेस बॉक्स में आके बोलेंगे वो बताओ ओरल एविडेंस हुआ कि रिटन एविडेंस हुआ, ओरल एविडेंस, ठीक है। तो देखिए कह रहे हैं किसी भी तरीके का फैक्ट जो होता है वो ओरल एविडेंस से प्रूव किया जा सकता है। और ओरल एविडेंस जो होता है वो जनरली क्या होता है, डायरेक्ट एविडेंस। एक होता है डायरेक्ट एविडेंस, डायरेक्ट एविडेंस मीन सीधा सीधा, अगर सी ने कह दिया हमने खून होते हुए देखा है तो बात वहीं खत्म हो गई, ओके। एग्जाम्पल देखो, A has seen that B has committed theft of property of C. A tells Z that B has committed the theft. Oral evidence may be given by A who himself has witnessed the commission of crime. तो जिसने वो क्राइम होते हुए देखा, ठीक है, या सुना, वो कौन सा एविडेंस होता है, ओरल एविडेंस। और दूसरा तरीके का कौन सा होता है, प्रूफ ऑफ कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट। किसी डॉक्यूमेंट के कंटेंट को हम लोग कैसे प्रूव करते हैं, उस डॉक्यूमेंट की कॉपी प्रेजेंट करके, ठीक है। Section 61 states that contents of the document may be proved either by primary or secondary evidence। अब देखो डॉक्यूमेंट में दो तरीके के एविडेंस होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। जो ओरिजिनल कॉपी होती है, मतलब जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है वो प्राइमरी एविडेंस होता है, और अगर उसी की ही हम कॉपीज बनवा लें, जेरोक्स कॉपी बनवा लें, वो क्या होगा, सेकेंडरी। बताओ ज्यादा ऑथेंटिक क्या होता है,
क्या किसी चीज की जेरोक्स कॉपी उतनी ऑथेंटिक होगी जितनी ओरिजिनल होती है? एक होती है आपकी ओरिजिनल मार्कशीट, ठीक है, और एक होता है उस ओरिजिनल मार्कशीट की फोटोकॉपी। तभी आप देखिए जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं ऑनलाइन वगैरह, उसमें वो फोटोकॉपी नहीं बोलते लगाने को, वो कहते हैं ओरिजिनल स्कैन करके लगाओ, ठीक है, बिकॉज ऑथेंटिसिटी जो होती है वो प्राइमरी एविडेंस यानी कि उस डॉक्यूमेंट की ज्यादा होती है जो मेन डॉक्यूमेंट है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। तो देखिए कह रहे हैं कि ओल्ड में होगा, थोड़ा पीछे होगा चैप्टर के, देखो टुवर्ड्स द एंड होगा प्राइमरी एविडेंस एंड सेकेंडरी एविडेंस। कह रहे प्राइमरी एविडेंस मींस द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ प्रोड्यूस फॉर इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट, ठीक है। जैसे मान लीजिए प्रॉपर्टी से रिलेटेड झगड़ा चल रहा है और एक दूसरा पर्सन ये क्लेम कर रहा है कि प्रॉपर्टी हमारी है, तो बताइए आप ये प्रूफ करने के लिए कि ये आपकी प्रॉपर्टी है आप क्या करोगे? पेपर्स शो करोगे। ओरिजिनल पेपर्स अगर आप शो करोगे तो वो कौन सा एविडेंस हो जाएगा? प्राइमरी एविडेंस, दैट इज मोस्ट ऑथेंटिक, ठीक है। सेकेंडरी एविडेंस इंक्लूड सर्टिफाइड कॉपीज। सर्टिफाइड कॉपी समझ गए, जो उसी की ही जेरोक्स कॉपी हम लोग बनवा रहे हैं, या कॉपीज मेड फ्रॉम ओरिजिनल बाय मैकेनिकल प्रोसेस। मैकेनिकल प्रोसेस वही फोटोकॉपी करवा ली हमने, जेरोक्स करवा ली, ठीक है, कंपेयर्ड कॉपीज या काउंटर पार्ट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट अगेंस्ट द पार्टी हु डिड नॉट एग्जीक्यूट देम, ओरल अकाउंट्स ऑफ द कंटेंट्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट। तो ये कह रहे हैं जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो दो तरीके के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो प्राइमरी एविडेंस होता है, जो उसी की कॉपीज होती हैं वो सेकेंडरी एविडेंस होता है। एंड ज्यादा ऑथेंटिक लॉ में कौन सा माना जाता है? प्राइमरी एविडेंस, ठीक है। इस चैप्टर में हम लोग यही देख रहे हैं कौन कौन से एविडेंस है, कौन से ज्यादा वैलिड माने जाते हैं। अगर हम ओरल और डॉक्यूमेंट में माने तो ज्यादा बेटर कौन सा होगा? ओरल। ओरल, क्योंकि ओरल एविडेंस इज डायरेक्ट एविडेंस। फॉर एग्जाम्पल किसी ने अगर कह दिया कि हमने खून होते हुए देखा, अब इससे ज्यादा डायरेक्ट और क्या हो सकता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स वैसे तो जो पर्सन बोल रहा है वो भी झूठ बोल सकता है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स को फिर भी आप फैब्रिकेट करके प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। जिन चीजों में ओरल एविडेंस नहीं मिल पाता उनमें फिर हम डॉक्यूमेंट्स पे जाते हैं। फर्स्ट इंस्टेंस में हम कोशिश करते हैं ओरल एविडेंस लेने की। अगर ओरल एविडेंस नहीं मिल पाता है तो हमारे पास ऑप्शन क्या होता है कि हम डॉक्यूमेंट्री पे जाएं, ठीक है। वैसे दोनों तरीके के एविडेंसेस कोर्ट में एक्सेप्टेबल होते हैं, ओरल भी और डॉक्यूमेंट्री भी, ठीक है। नेक्स्ट देखो तीसरे तरीके के कौन से होते हैं, जो नया एडिशन है अभी, एविडेंस रिलेटिंग टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। The content of electronic record may be proved in accordance with the provisions of section 65B, which provides for law relating to admissibility of electronic record. अब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी एडमिसिबल होती है, लेकिन हर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एडमिसिबल नहीं होगा। कोर्ट यहाँ पे ये कहता है कि अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सिक्योर्ड है तो वो एडमिसिबल होगा। और सिक्योर्ड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड क्या है, ये आईटी एक्ट में पढ़ा है हम लोगों ने। सिक्योर्ड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड समझ गए कि किसी ने उसमें टैंपरिंग ना करी हो, ठीक है, उसमें किसी तरीके के चेंजेस ना हुए हो एग्जैक्टली किसी और ने उसको एक्सेस ना किया हो, ऐसा डॉक्यूमेंट सिक्योर्ड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होगा, तब तो आपका वो डॉक्यूमेंट कोर्ट में एक्सेप्टेबल होगा। और अगर ऐसा नहीं है देन इन दैट केस कोर्ट उस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो एविडेंसेस तो तीन तरीके के हैं, ये समझिए हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, एविडेंसेस तो तीन तरीके के हैं। क्या ये तीनों एविडेंसेस जज एक्सेप्ट कर लेगा? नो, ये तीन तरीके के एविडेंसेस हो सकते हैं। अब इनमें से जज को जो ऑथेंटिक लगेगा वो एक्सेप्ट होगा। फॉर एग्जांपल एक ओरल एविडेंस आया, मिस्टर ए ने कहा हमने खून होते हुए देखा, तो क्या इसी को सही मान लिया जाएगा? हो सकता है ये प्रूव कर दिया जाए कि मिस्टर ए झूठ बोल रहे हैं, ओके। तो ये एविडेंसेस कोर्ट में लाए जा सकते हैं। अब ये एविडेंसेस सही है कि नहीं है ये जज की जजमेंट पे डिपेंड करेगा। क्लियर, ठीक है। चलो स्कीम ऑफ द एक्ट की बात करते हैं। कह रहे हैं ये एक्ट तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट, ये ओल्ड में अब ओल्ड में कॉमन हो जाएगा, मिल गया सबको रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट, ठीक है। चलो रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट की बात करते हैं। सेक्शन 6 to 55 डील्स विद रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट। अ फैक्ट इज आल्सो नोन एज factum probans or a fact that prove. The question arises what then the term fact signifies. हम लोग जितने भी एविडेंसेस देते हैं वो किस चीज के देते हैं? फैक्ट के। तो सबसे पहले ये समझना है फैक्ट क्या है। अगर हम आपसे कहें ए ने बी को जहर देके मार दिया, तो बताओ फैक्ट क्या है इसमें? जहर फैक्ट है? फैक्ट पूरा ही है कि ए ने बी को जहर देके मारा, ये फैक्ट है। अब इसी फैक्ट के एविडेंसेस दिए जाते हैं, ठीक है। क्या एविडेंसेस दिए जाएंगे? लाओ अपनी नॉलेज,
देखो हाँ चला ना दिमाग, हम यही कह रहे हैं। अब आपने जितना भी देखा है ये बचपन से वो यूज आएगा। जहर की बोतल में फिंगरप्रिंट्स किसके हैं, उस पर्सन से लास्ट बार कौन मिलने आया, वो फूड आइटम किसने दिया था, क्या उस पर्सन की उससे पहले से कोई दुश्मनी थी, क्या उस पर्सन को पहले से थ्रेट्स मिल रहे थे, ये सब है इसके एविडेंसेस। ठीक है, मतलब हम लोग ये कह सकते हैं एविडेंसेस क्या, ये सब इसके इश्यूज हैं। एक हुआ फैक्ट, फैक्ट के होते हैं इश्यूज, ठीक है, और उन इश्यूज को प्रूव किया जाता है एविडेंसेस से। मतलब अगर हमने आपसे सिंपली कहा कि ए ने बी को गन से मार दिया, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, फैक्ट। अब इस फैक्ट के निकलेंगे कई सारे इश्यूज। सबसे पहला इशू ये निकला कि क्या ए और बी एनिमी थे, क्या उनकी आपस में कोई दुश्मनी थी। दूसरा इशू ये निकला वो गन किसके नाम पे थी, वेपन किसके नाम पे था, रजिस्टर्ड था। तीसरा इशू ये निकल सकता है क्या ऐसा था कि ए ने भी पहले धमकी दी थी, मतलब बी ने भी पहले धमकी दी थी, क्या ऐसा भी था कि ए ने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई। ये सारे इसके क्या होते हैं, इश्यूज, और इन्हीं इश्यूज को हम लोग प्रूव करते हैं किससे, एविडेंसेस से। ठीक है, समझ में आया। सो दिस इज हाउ द एविडेंस एक्ट वर्क्स। तो सबसे पहले कह रहे हैं जरा देखते हैं फैक्ट क्या होता है। फैक्ट मीन्स एंड इंक्लूड्स एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग्स, रिलेशन ऑफ थिंग्स capable of being perceived by senses। हमने आपको पहले भी बताया इस चैप्टर में ज्यादातर इलस्ट्रेशंस हैं, तो ये चैप्टर समझ में तो आता जाता है, बट इसको याद करते वक्त एक प्रॉब्लम आती है कि क्या याद करें और क्या ना याद करें। ठीक है, तो ज्यादा इलस्ट्रेशंस हैं इसमें। जरा देखो इलस्ट्रेशन, that there are certain objects arranged in certain order in a certain place। मतलब समझे क्या हुआ, जैसे आपने देखा होगा क्राइम सीन के बाद वहां सामान बिखरा हुआ था, ठीक है, सामान बिखरा हुआ था और ऐसा फ्लोर पे मार्क्स थे, ओके, ये सब चीजें, या फ्लोर पे ब्लड के स्टेन्स थे, ये सब चीजें क्या पता चल रही हैं कि यहाँ पर कोई ना कोई एक्शन हुआ है। ओके, दैट अ मैन हर्ड और सॉ समथिंग, पड़ोसियों ने कहा हाँ हमने आवाज सुनी थी, ठीक है, ये भी फैक्ट है। दैट अ मैन सेड सर्टेन वर्ड्स, दैट अ मैन होल्ड्स अ सर्टेन ओपिनियन, दैट अ मैन होल्ड्स सर्टेन ओपिनियन, बहुत टाइम से था ऐसा लग रहा था, पड़ोसियों ने ये आंसर दिया, बहुत टाइम से ऐसा लग रहा था कि इनका कुछ चल रहा है, क्योंकि रोज कुछ गुंडे आते थे इनके घर में, रोज इनकी आवाजें आती थी। जब ऐसा कोई फैक्ट होता है तो ये सारी इश्यूज जो है वो कलेक्ट किए जाते हैं। ओके, दैट अ मैन हैज अ सर्टेन रेपुटेशन, दीज ऑल आर फैक्ट्स। जरा इसी का ही दूसरा इलस्ट्रेशन देखना, ये वाला, A is tried for the murder of B, मतलब A is tried for the murder of B, मतलब A ने ट्राई किया B को मारने का, ट्रायल चल रहा है, ट्रायल मतलब केस चल रहा है। A is tried for the murder of B, मतलब A के ऊपर केस चल रहा है कि उसने B को मारा है, by beating him with a club, मतलब क्लब उठा के मार दिया। क्लब इज अ स्टिक, ठीक है, गोल्फ की जो स्टिक होती है वो क्लब, ये कोई वो कानपुर क्लब नहीं है, क्लब उठा के मार दिया। विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग हिज डेथ, और मारने का पर्पस क्या था, मार डालना। ठीक है, अब ए के ट्रायल पे जरा देखो क्या क्या फैक्ट्स निकले। पहला फैक्ट ये निकला, ए इज बीटिंग बी विद अ क्लब। पहला फैक्ट ये था कि ए ने बी को क्लब से मारा। बी, ए इज कॉजिंग बीज डेथ बाय सच बीटिंग, बी की डेथ मारने की वजह से हुई। ऐसा भी तो हो सकता है कि हमने छड़ी उठाई, तुमने देखा, तुम डर गए और शॉक से मर गए, ये भी तो हो सकता है। ठीक है, तो ये कह रहे एक फैक्ट ये है कि उसकी जो डेथ हुई वो किस वजह से हुई। अगर आपने वो सीरियल्स देखे हो तो वो डॉक्टर यही तो बताता है कि एक्चुअली जो डेथ हुई है वो किस कारण से हुई है। ठीक है, एंड एज इंटेंशन टू कॉज बीज डेथ, ये सब इसके क्या होते हैं, फैक्ट्स। अब आप सोच रहे हो ना सुबह सुबह आके क्या क्या पढ़ने को मिल रहा है ना। ओके, तो ये सब इसके फैक्ट्स हैं और इन्हीं फैक्ट्स को कैसे प्रूव किया जाता है, एविडेंसेस से। ओके, दूसरा आता है रेलेवेंट फैक्ट। जैसे एक चीज तो हमने आपको बताई कि एक होता है मेन फैक्ट, ए ने बी को मारा और ए को बी को मारते हुए सबने देखा, दिस इज अ मेन फैक्ट। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि बी जो थे, बी की डेथ हो गई और ये नहीं पता चला कि किसने मारा है, अब हमारे पास मेन फैक्ट नहीं है, तो हम लोग जाते हैं रेलेवेंट फैक्ट पर। जैसे उससे आखिरी बार कौन मिलने आया, उसकी किससे किससे दुश्मनी थी। जरूरी नहीं है उससे जो आखिरी बार मिलने आया हो उसी ने मारा हो, लेकिन हो सकता है दिस कैन लीड अस टू सम कंक्लूजन। ओके, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जिससे जिससे उसकी दुश्मनी थी उन्होंने ही मारा हो। जनरली आखिरी में वही पर्सन निकलता है ना, जिसपे बिल्कुल शक भी नहीं होता। देखा है ना सीरियल में
कि क्लास में खूनी वही निकलता है जिसपे शक भी नहीं होता है ना, सबसे बड़ा दोस्त वही होता है। हाँ, तो ये कह रहे जरूरी नहीं है कि जिसकी दुश्मनी हो वो ही उसी ने किया हो, लेकिन जब हमारे पास डायरेक्ट एविडेंस अवेलेबल नहीं होता है मेन फैक्ट का, तो हम लोग कौन से फैक्ट्स में जाते हैं? रेलेवेंट फैक्ट्स में। रेलेवेंट फैक्ट देखिए क्या है, वन फैक्ट इज सेड टू बी रेलेवेंट टू अनदर व्हेन वन इज कनेक्टेड विद द अदर in any of the ways referred to in the provisions of the act, where in case of, अब अंडरलाइन करो क्या लिखा है, where in a case direct evidence is not available। अगर डायरेक्ट एविडेंस अवेलेबल है तो बताओ क्या रेलेवेंट फैक्ट में जाने की जरूरत है? अगर ए ने बी को मारा और ए को बी को मारते हुए सी ने देखा, क्या अब भी इस चीज में चर्चा होगी कि सी की किससे, मतलब बी की किससे दुश्मनी थी? नो, बात ही खत्म हो गई। तो ये कह रहे हैं वेयर इन अ केस डायरेक्ट एविडेंस इज नॉट अवेलेबल, अगर डायरेक्ट एविडेंस नहीं है टू प्रूव अ फैक्ट एंड इशू, देन इट मे बी प्रूव्ड बाय एनी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, एंड इन सच अ केस every piece of circumstantial evidence would be an instance of relevant fact। तो या तो हमारे पास डायरेक्ट फैक्ट होगा, अगर डायरेक्ट एविडेंस नहीं है तो हम लोग सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में जाएंगे, और वो सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कौन से होंगे? रेलेवेंट फैक्ट। एनी डाउट टिल हियर? समझ आ रहा है फैक्ट क्या है, रेलेवेंट फैक्ट क्या है? ओके, चलो अब अगली बात आती है लॉजिकल रेलेवेंसी एंड लीगल रेलेवेंसी। ये बात समझिए, कह रहे हैं कुछ एविडेंसेस ऐसे होते हैं जो लॉजिकल तो होते हैं लेकिन लीगल नहीं होते। ये कैसी बात हुई? लॉजिकल और लीगल में फर्क समझते हो? कह रहे हैं कुछ ऐसी चीजें होती हैं लॉजिकल तो हैं लेकिन लॉ में उनको एविडेंस नहीं माना जाता। इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है व्हाटएवर स्टेटमेंट यू गिव बिफोर अ पुलिस ऑफिसर। ये पता है आपको, पुलिस ऑफिसर के सामने आपने जो भी स्टेटमेंट दिया है वो कोर्ट में प्रेजेंट नहीं हो सकता, उसको कोर्ट एविडेंस नहीं मानता। क्यों? एग्जैक्टली क्योंकि ये माना जाता है कि अगर पुलिस ऑफिसर के सामने आपने बोला है तो हो सकता है पुलिस ऑफिसर के डराने धमकाने की वजह से बोला हो, ठीक है? तो हो सकता है आपने पुलिस ऑफिसर के सामने कबूल कर लिया हो कि हाँ हमने खून किया, फिर आपका ट्रायल हुआ, जब कोर्ट के सामने आपको लाया गया तो विटनेस बॉक्स में आपने अपना स्टेटमेंट चेंज कर दिया, तो कौन सा वाला स्टेटमेंट माना जाएगा? जो हमने कोर्ट के सामने बोला है। पुलिस ऑफिसर के सामने हमने जो भी एक्सेप्ट किया है या जो भी स्टेटमेंट दिया है वो वैलिड नहीं है। नाउ अंडरस्टैंड, पुलिस ऑफिसर के हमने सामने जो स्टेटमेंट दिए दैट इज लॉजिकल, ऑब्वियसली अगर किसी पर्सन ने खुद एक्सेप्ट कर लिया है तो वो लॉजिकल है, बट हम उसको लीगल नहीं मानेंगे। लीगली दैट इज नॉट एडमिसिबल नो मैटर हाउ मच लॉजिकल इट इज। कह रहे हैं कितना भी लॉजिकल क्यों ना हो, लेकिन लॉ ये कहता है कि पुलिस ऑफिसर के सामने अगर कोई स्टेटमेंट दिया गया है देन दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज लीगल। ओके, तो लॉ में हम लोग लॉजिकल रेलेवेंसी देखेंगे कि लीगल रेलेवेंसी? लीगल, लॉजिक से कोई मतलब नहीं है, ठीक है? अ फैक्ट इज सेड टू बी लॉजिकली रेलेवेंट टू अनदर व्हेन इट बियर्स सच कैजुअल रिलेशन विद अदर एज टू रेंडर प्रोबेबली द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ लैटर। जैसे इसका एग्जांपल, एक बहुत छोटा सा एग्जांपल समझिए, जिस दिन आपके रिटर्न फाइल करने की डेट थी, थोड़ा सा क्राइम से दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं, जिस दिन रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट थी या कुछ भी थी, उस दिन में भी आप टाउन में नहीं थे, या जहां पर आप थे नेट काम नहीं कर रहा था, या ड्यू टू सर्टेन रीजंस यू आर नॉट एबल टू एक्सेस द वेबसाइट, ठीक है, आप नहीं कर पाए। नाउ दैट इज प्रीटी लॉजिकल कि आप जहां पर थे वहां नेटवर्क नहीं आता था, दिस इज लॉजिकल, बट विल दिस बी एक्सेप्टेबल? लास्ट डेट गई तो गई, अब पेनल्टी लगेगी तो लगेगी, तो ये कह रहे उस चीज को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे नो मैटर हाउ मच लॉजिकल यू आर। ओके, तो ये कह रहे ऑल द फैक्ट्स लॉजिकली रेलेवेंट, अंडरलाइन कर लो, all the facts logically relevant are not however legally relevant। अगर कोई चीज logically relevant है तो जरूरी नहीं है कि वो legally relevant हो। Relevancy under the act is not a question of pure logic but of law, as no fact however logically relevant is receivable in evidence unless it is declared by the act to be relevant। तो आपका एविडेंस कितना भी लॉजिकल क्यों ना हो, हमें उससे मतलब नहीं है, जब तक वो लीगली एडमिसिबल नहीं होगा तब तक उसको हम एविडेंस नहीं मानेंगे। ठीक है, फाइन। अच्छा ये लाइन देखो, अच्छा एक बात बताइए, अगर हम ये कहें एवरी लीगल एविडेंस इज ऑब्वियसली लॉजिकली रेलेवेंट, जो लीगल है वो लॉजिकल तो होगा ही, लेकिन जो लॉजिकल है वो जरूरी नहीं है कि लीगल हो। ये समझ आ रहा है पक्का? तो देखो कह रहे ऑफ कोर्स every fact legally relevant will be found to be logically relevant,
but every fact logically relevant is not necessarily relevant, as common sense or logical relevancy is wider than legal relevancy. Common sense तो यही कह रहा था कि आप जहां पर थे वहां से आप इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकते थे, बट लॉ उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा. लॉ कहेगा लीगली जो चीज वैलिड है हम उसको मानेंगे, लॉजिकल या कॉमन सेंस को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे. ठीक है, फाइन. अब दूसरी बात, जो एविडेंसेस लीगली रेलेवेंट है, क्या जरूरी है जज उन सबको मान ले? दो बातें हैं. पहली चीज, लॉजिकल में और लीगल में रेलेवेंट कौन सा होगा? लीगल रेलेवेंसी. लेकिन क्या ऑल द एविडेंसेस व्हिच आर लीगली रेलेवेंट, क्या वो कोर्ट को मानने ही पड़ेंगे? नो. लीगली रेलेवेंट एविडेंसेस कोर्ट के सामने रखे जाएंगे, एक्सेप्टेबल हैं, लेकिन उनको मानना है कि नहीं मानना ये जज का डिस्क्रिशन है. ठीक है, आपने कहा कि हमने खून होते हुए देखा, दिस इज लीगली रेलेवेंट, लॉजिकली रेलेवेंट, बट कोर्ट आपकी स्टेटमेंट को मानेगा कि नहीं मानेगा ये कोर्ट के ऊपर है. हो सकता है आपने खून होते हुए देखा, लेकिन जिस टाइम आपने खून होते हुए देखा उस टाइम यू वर अंडर इंटॉक्सिकेशन, तो जज कह रहा है हम तुम्हारी बात कैसे मान ले. ठीक है. नाउ नॉर्मल रूल क्या कहता है कि अगर किसी ने सामने सामने क्राइम होते हुए देखा, दिस इज लॉजिकल ऑल्सो एंड लीगल ऑल्सो, दिस शुड बी एक्सेप्टेड. लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर वो लीगल हो तो भी कोर्ट उसको एक्सेप्ट करे. ठीक है, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर वो लीगल है तो कोर्ट को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा. लीगल, अगली हेडिंग देखो क्या है, लीगल रेलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी. रेलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी आर नॉट को एक्सटेंसिव एंड इंटरचेंजेबल टर्म. कह रहे इंटरचेंजेबल नहीं है, दोनों अलग अलग बात है. रेलेवेंसी अलग बात है और एडमिसिबिलिटी अलग बात है. अंडरलाइन करिए, अ फैक्ट में बी लीगली रेलेवेंट yet its reception in evidence may be prohibited on the grounds of public policy. कह रहे हैं आपका जो एविडेंस है वो लॉजिकल भी है, लीगल भी है, लेकिन हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते. ये किसके डिस्क्रिप्शन के ऊपर होगा? जज की. ठीक है, हम लोग देखो टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं? इंडियन एविडेंस एक्ट. एविडेंस एक्ट के हिसाब से 3 तरीके के एविडेंसेस होते हैं. कौन कौन से? ओरल होते हैं, डॉक्यूमेंट्री होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक होते हैं. किसके किसके ऊपर ये एक्ट लगता है? फर्स्ट, सारी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पे लगता है और कोर्ट मार्शल पे लगता है. लेकिन अगर वो 4 एक्ट्स जो दिए हुए थे, एंड सेकंड एफिडेविट, एंड थर्ड आर्बिट्रेटर, इनके सामने जो प्रोसीजर होता है उसके ऊपर इंडियन एविडेंस एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा. इनकम टैक्स प्रोसीडिंग्स में लगेगा इंडियन एविडेंस एक्ट, उनके ऊपर भी नहीं लगेगा. ठीक है. फिर हम लोग देख रहे थे मेन फैक्ट एंड रेलेवेंट फैक्ट. जो मेन फैक्ट है वो डायरेक्ट फैक्ट होता है, लेकिन जब कई बार हमको मेन एविडेंस या डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिल पा रहा है तो हम किस पे जाते हैं? रेलेवेंट फैक्ट पे. ठीक है. एंड देन दीज 2 टॉपिक्स, लॉजिकल और लीगल में किसको देखेंगे? लीगल. क्या सारे लीगल एविडेंस एडमिसिबल होंगे? नो, दिस विल डिपेंड अपॉन द जज कि वो किसको एडमिसिबल करेगा और किसको नहीं करेगा. चलिए आगे. ओके, अब देखिए हम लोग 2 बातें डिस्कस करेंगे, फैक्ट इन इशू और एक वर्ड आता है इश्यूज इन फैक्ट. ये दोनों शब्द देखो, फैक्ट्स इन इशू एंड इश्यूज इन फैक्ट. एक ही बात तो ही, फैक्ट इन इशू और दूसरा क्या है? इश्यूज इन फैक्ट. हमने अभी आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि ए ने, देखो कहां था ये, हमने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, ए ने बी को गन से मारा. ठीक है, ये एक फैक्ट है और इस फैक्ट में कुछ इश्यूज अराइज हुए. क्या इश्यूज अराइज हुए? कि क्या वो उनके एनिमी थे, वो गन किसकी थी, किस टाइम खून हुआ, ठीक है, और कौन कौन था वहां पर, ये सब इसके क्या हो गए? इश्यूज. ठीक है, ये होते हैं फैक्ट इन इशू. ठीक है. अब ये जो इशू होते हैं इनमें भी कई सारे फैक्ट अराइज हो जाते हैं. ठीक है, मतलब देखो पहले हम लोग इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं तब आपको ज्यादा समझ में आएगा. पहले मेन क्राइम सीन देख लेते हैं क्या हुआ है. ये देखो, ठीक है, पहले क्राइम समझते हैं. A is accused of the murder of B. ठीक है. A at his trial the following facts may be issue. क्या क्या facts होंगे? A caused B's death. A intended to cause B's death. A had received grave and sudden provocation from B. ये समझ में आया क्या हुआ? A को धमकियां मिल रही थी, उसके बाद A ने मारा. And A at the time of doing act which caused B's death was by reason of unsoundness of mind incapable of knowing its nature. मतलब ए ने जब वो एक्ट किया, ठीक है, तब वो अनसाउंड माइंड का था और उसको नहीं पता था कि वो क्या कर रहा है. अब ये क्या हुआ? ए के ऊपर इल्जाम लगा एंड एट हिज ट्रायल द फॉलोइंग फैक्ट्स मे बी इन इशू.
सबसे पहले कह रहे हैं अगर हम लोग ये कहते हैं सिर्फ ए ने बी का खून किया, ठीक है, अब ये सबसे पहले अभी एक इशू है, ठीक है, इस इशू में ये मर्डर है, इशू क्या है इस मेन केस का, मर्डर। इस केस में कई सारे फैक्ट्स अराइज होंगे, जैसे ये लिखे हुए हैं कि किसने डेथ कॉज करी थी, ए ने। सेकंड देखो क्या है, ए का इंटेंशन था, इंटेंशन प्रूव करना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये क्रिमिनल एक्ट है, मेंसरिया था कि नहीं था। फिर तीसरा क्या प्रूव हुआ कि ए जो थे उनको पहले धमकियां मिल रही थी। ये सब इसके क्या हो रहे हैं, फैक्ट्स, ये इस इशू के फैक्ट्स है। तो अगर आप देखो, दिस इज व्हाट इज नोन एज फैक्ट्स इन इशू, ठीक है। मेन इशू हमारा क्या था, ए ने बी का मर्डर किया और इसमें कई सारे फैक्ट्स अराइज हुए, ये थे फैक्ट्स, ये वाले, ठीक है। इनको हम लोग क्या कहते हैं, फैक्ट्स इन इशू, उल्टा पढ़ा जाएगा फैक्ट्स इन इशू। अब ये जो फैक्ट्स होते हैं ये भी कई बार डिस्प्यूटेड होते हैं और इन फैक्ट्स में भी कई सारे इशू अराइज हो जाते हैं। जैसे ए का इंटेंशन तो था, लेकिन क्या एक्चुअली उन्होंने इसी वजह से किया, जैसे हम लोगों ने देखा था सिर्फ इंटेंशन होने से क्राइम प्रूव नहीं होता, मेरा इंटेंशन तो था लेकिन जरूरी थोड़ी हम ही ने मारा, जिस टाइम हमने उनको मारने की कोशिश करी वो ऑलरेडी मरे हुए थे, ठीक है। अब हम मारने तो आए थे लेकिन वो पहले ही हार्ट अटैक से मर चुके थे। ये सब क्या है, ये सब अगेन इस चीज में क्या आ जाते हैं, इश्यूज, यानी इन फैक्ट्स में भी इश्यूज अराइज होते हैं और इनको क्या कहा जाता है, इश्यूज इन फैक्ट। तो उल्टा रीड करना, सबसे पहले होता है एक इशू, उस इशू के होते हैं कुछ फैक्ट्स, तो यहां तक की बात क्या बोली जाएगी, फैक्ट इन इशू। फिर इन इश्यूज के भी कई सारे, मतलब इन फैक्ट्स के भी कई सारे इश्यूज बन जाते हैं जिनको हम लोग क्या कहते हैं, इश्यूज इन फैक्ट। ओके, तो ये दो अलग अलग चीजें होती हैं। जरा देखो, फैक्ट इन इशू एंड इश्यूज ऑफ फैक्ट देखेंगे। अंडर सिविल प्रोसीजर कोड द कोर्ट हैज टू फ्रेम इश्यूज ऑन ऑल डिस्प्यूटेड फैक्ट्स। जितने भी डिस्प्यूटेड फैक्ट है उन सबके इश्यूज बनाने पड़ेंगे, विच आर नेसेसरी इन द केस, एंड दीज आर कॉल्ड issues of fact, but the subject matter of issue of fact is always a fact in issue। इस लाइन का मतलब बताओ, subject matter of issue of fact is always a fact in issue। Exactly, अगर हम लोग ऐसे देखें तो इसका सब्जेक्ट मैटर हमेशा ये होगा, अगर ये मेन इशू नहीं है तो कोई फैक्ट्स नहीं होंगे, और अगर फैक्ट्स नहीं होंगे तो वो उसमें इश्यूज नहीं होंगे। क्लियर हो गई बात, ठीक है। फिर से बनाइए कि हो जाएगा, हो जाएगा पक्का। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले एक इशू होगा, इशू ये है कि ए ने बी के घर में चोरी करी, ठीक है, थेफ्ट, ये हमारा क्या था, ये इशू है। अब इस इशू में निकलेंगे कुछ फैक्ट्स, फैक्ट 1, फैक्ट 2, फैक्ट 3, ऐसे कुछ फैक्ट्स निकलेंगे, ठीक है, कि चोरी कहाँ करी गई, कब करी गई, कैसे करी गई, कितने लोग आए थे, ये सब हमारे फैक्ट्स हैं। इन फैक्ट्स में भी क्या अराइज होंगे, डिस्प्यूटेड फैक्ट्स में अराइज होंगे इश्यूज। तो अब अगर हम लोग ऐसे चलें, ये होते हैं इश्यूज इन फैक्ट, ठीक है, और ये क्या होगा, फैक्ट इन इशू। अब क्लियर है, ठीक है। अब एक लाइन जो मार्क करनी है वो देखिएगा, thus when described in context of civil procedure code it is an issue of fact, and when described in the language of evidence act it is fact in issue। मतलब समझे, मतलब ये कह रहे हैं इस पोर्शन पर एविडेंस एक्ट लगता है, ठीक है, यही तो एविडेंस हुआ कि ए ने बी का थेफ्ट किया। अब कैसे थेफ्ट किया, कब किया, कितने लोग थे, ठीक है, ये सब हम लोग कहाँ प्रूव करते हैं, इंडियन एविडेंस एक्ट में। और इन फैक्ट्स में अगर डिस्प्यूट हुई है उसके ऊपर लगने लग जाएगा सिविल प्रोसीजर कोड। तो अगर सिविल प्रोसीजर कोड की नजरों से देखें तो वो इश्यूज इन फैक्ट है, और अगर इंडियन एविडेंस एक्ट की नजरों से देखें तो वो फैक्ट इन इशू है। आप इसी चार्ट में ऐसे लिख देना, फैक्ट इन इशू के नीचे ये प्रूव किया जाता है एविडेंस एक्ट की मदद से, और इश्यूज इन फैक्ट कवर हो जाएगा किसमें, सिविल प्रोसीजर में, ठीक है, फाइन। चलो अब आइए नेक्स्ट देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ रेलेवेंट फैक्ट। ये सेक्शंस दिए हुए हैं, हम लोग डायरेक्टली यहां से स्टार्ट करेंगे। फंडामेंटल रूल्स ऑफ एविडेंस, ये बहुत ध्यान से देखिएगा।
कह रहे हैं एविडेंस का फंडामेंटल रूल ये है, नो फैक्ट अदर देन दोज हैविंग रैशनल प्रोबेटिव वैल्यू शुड बी एडमिटेड इन एविडेंस and all facts having rational probative value are admissible unless excluded by a positive rule of paramount importance. ये क्या लिख गए, सुबह सुबह कैसी बातें लिख रहे हैं. अच्छा, हम आपके सामने एक केस डिस्कस करेंगे, ठीक है. आपको जज की तरह जरा एक्ट करना है. इशू ये था, मतलब जो मेन टॉपिक था वो ये था कि ए और बी की शादी हुई है कि नहीं हुई है. ठीक है, जो गर्ल है वो ये कह रही है शादी हुई है, और जो लड़का है वो डिनाई कर रहा है कि शादी नहीं हुई है. अब ये इशू चल रहा है कोर्ट में. तो जो लड़की का वकील था, लड़की के वकील ने क्या कहा, उसने जज के सामने फोटोग्राफ्स रखी, ठीक है, और उस फोटोग्राफ में मिस्टर ए जो है वो बी को माला पहना रहे हैं, मतलब शादी हो रही है. ये फोटोग्राफ जो जज के सामने रखी, बताओ जज इसको एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा. क्यों करेगा कि नहीं करेगा? करेगा, एविडेंस है, ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया. अगले दिन लड़के का वकील आया और लड़के के वकील ने जज को एक एनवेलप दिया. जज ने एनवेलप खोला और जज को बहुत तेज गुस्सा आ गई. उस एनवेलप में जज उस लड़की को माला पहना रहा था. मतलब उस फोटोग्राफ में जज की और उस लड़की की शादी हो रही थी. ये क्या हुआ? यानी लड़के के वकील ने ये कहा कि जैसे ट्रिक फोटोग्राफी यूज करके आपकी फोटो उसमें लगाई जा सकती है, वैसे ही मेरे क्लाइंट की लगाई जा सकती है. अब बताओ, इस बात से वो पहले वाला एविडेंस नलीफाई हो गया कि नहीं हो गया? समझ में आया हुआ क्या? दो रूल्स हैं एविडेंस एक्ट के. पहला रूल, सिर्फ वो एविडेंस एक्सेप्ट किया जाएगा जिसकी एक्चुअल में कोई रैशनल वैल्यू है, ठीक है, और ऐसा एविडेंस जिसकी एक्चुअल में रैशनल वैल्यू है उसको नलीफाई किया जा सकता है अगर उसी के ऑपोजिट कोई ऐसी चीज प्रूव कर दी जाए जिससे पहला वाला नलीफाई हो जाए. अब दोनों रूल्स पढ़ना. पहला वाला देखो क्या है, नो फैक्ट अदर देन दोज हैविंग रैशनल प्रोबेटिव वैल्यू शुड बी एडमिटेड इन एविडेंस. सिर्फ वो एविडेंस एडमिट किया जाएगा जिसकी कोई रैशनल प्रोबेटिव वैल्यू है. अगर हमारे एग्जांपल के हिसाब से समझे तो किसी भी चीज की फोटोग्राफ इज अ प्रूफ, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस रिबटेड. जब तक उसको गलत ना प्रूव कर दिया जाए तब तक हम उसको सही मानेंगे. लॉ ये कहता है कि हम सारे एविडेंसेस को सही मानेंगे. अगर वो सही नहीं है तो आप प्रूफ करिए. फॉर एग्जाम्पल, हम पंडित जी को ले आए, ठीक है, पंडित जी ने कहा हाँ हम ही ने इनकी शादी कराई थी, तो बताओ जज इस बात को मानेगा कि नहीं मानेगा? मानेगा. लेकिन अगर ये प्रूव हो जाए कि भाई ये पंडित जी रोज सब जगह ऐसा ही करते हैं, ठीक है, ये पंडित जी खुद अनसाउंड माइंड के हैं, तो हो सकता है उनके दिए हुए इस एविडेंस को नलीफाई कर लिया जाए. तो दूसरा पॉइंट देखो, ऑल फैक्ट having rational probative value are admissible in evidence unless excluded by a positive rule of paramount importance. तो जब तक कोई ऐसी चीज उस एविडेंस को नलीफाई ना कर दे तब तक जो भी एविडेंसेस कोर्ट में रखे जाते हैं जज उनको सही मान लेता है. समझ आ गया लॉजिक? ठीक है, तो जज के सामने जो भी रखा जाएगा जज उसको सही मान लेगा. अगर वो सही नहीं है तो बर्डन ऑफ प्रूफ दूसरी पार्टी पे है, तुम प्रूफ करो कि ये गलत है, वरना हम तो सही मान लेंगे. ठीक है. सिमिलरली आपको पता है हमारे लॉ का सिस्टम ऐसा है कि हाँ, कि लॉ जज ये मानता है कि आप गुनहगार नहीं है. अगर किसी ने आपके ऊपर चार्ज लगाया है, किसी पर्सन ने आपके ऊपर चार्ज लगाया कि आपने खून किया है और आपका कोर्ट में केस चल रहा है, जज आपको बेगुनाह मानता है. इसीलिए जो वकील केस करता है ना वो स्टार्ट करता है, देखो वो इल्जाम लगाना शुरू करता है. ठीक है, तो जज ये कहता है हम हर इंसान को बेगुनाह मानेंगे, अगर वो गुनहगार है तो तुम प्रूफ करो. ठीक है, और इसका भी रूल ये है कि हमारा लॉ ये कहता है कि किसी भी इनोसेंट पर्सन को सजा नहीं होनी चाहिए, भले ही 100 गुनहगार छूट जाए. ये लाइन सुनी है आपने? हमारा लॉ सिस्टम ये कहता है भले ही 100 गुनहगार छूट जाए वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक भी इनोसेंट पर्सन को सजा नहीं होनी चाहिए. और इस चक्कर में होता क्या है सारे गुनहगार छूट जाते हैं और जो बचे हुए होते हैं वो पकड़ जाते हैं, है ना. बट रूल हमारा है, लॉ कहता है सब अच्छे हैं, ठीक है, सब अच्छे हैं, किसी ने कुछ नहीं किया, अगर गलत किया है तो तुम प्रूफ करो. ओके, हाँ, गिल्टी अंटिल प्रूवन. ठीक है, चलो प्रिजम्पशंस की बात करते हैं. द कोर्ट में प्रिज्यूम अ फैक्ट एज में बी प्रोवाइडेड बाय इंडियन एविडेंस एक्ट. देखो वही लाइन लिखी है, कोर्ट तो प्रिज्यूम करके चलेगा अनलेस एंड अनटिल इट इज डिसप्रूव्ड. मतलब कोर्ट प्रिज्यूम करके चलेगा सब सही है, अगर नहीं है तो तुम प्रूफ करो उस चीज को. द कोर्ट शैल प्रिज्यूम अ फैक्ट व्हेनेवर इट इज डायरेक्टेड बाय दिस एक्ट and shall regard
such fact as proved until and unless it is disapproved. तो यही ऊपर वाली लाइन का इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है. लास्ट लाइन में देखो लिखा है प्रिजम्पशन ऑफ लॉ इज ईदर कॉन्क्लूसिव और रिब्यूटेबल. तो ये कह रहे प्रिजम्पशन जो है उनकी नॉर्मली तो हम एक्सेप्टेड मानेंगे, अगर वो सही नहीं है तो आप उसको गलत प्रूव करिए. एनी डाउट? ठीक है. अब देखो ये चैप्टर आपको समझ में आता जा रहा है, लेकिन अभी इसको याद करने में दिक्कत होगी कि हाँ बेटा प्रिजम्पशन देखो दो वही चीजें हैं जैसे लॉ, एक वो होता है लॉ होता है, एक फैक्ट होता है. प्रिजम्पशन ऑफ लॉ का मतलब लॉ में जो लिखा है, ठीक है, वो हम मान रहे हैं, और लॉ में जो लिखा है उसको प्रिज्यूम करने की तो जरूरत ही नहीं है, वो तो प्रूवन फैक्ट है. ओके, फैक्ट्स को प्रिज्यूम करते हैं हम लोग. प्रिजम्पशन ऑफ लॉ का मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि लॉ है, लॉ में लिखा है, लॉ में ऐसा होता है, ठीक है. प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट मतलब जो हुआ है हम मान रहे हैं कि सब सही हुआ है, गलत हुआ है तो आप प्रूव करो, ठीक है. और प्रिजम्पशन ऑफ लॉ में तो प्रिज्यूम ना भी करो तो भी लिखा ही है वो, ठीक है. तो वो उसमें कोई डिस्प्यूट अराइज नहीं होता. जितने भी डिस्प्यूट अराइज होते हैं ना वो कभी भी लॉ में नहीं होते, वो हमेशा किस में अराइज होंगे? फैक्ट्स में. लॉ तो प्रूवन ही है, लॉ में कोई डिस्प्यूट अराइज नहीं होगा. चलो अब आओ रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट कनेक्टेड विद द फैक्ट टू बी प्रूव्ड. यहां पर अब हम लोग वही पढ़ने वाले हैं, रेलेवेंट फैक्ट को प्रूव करना. देखो एक होता है मेन फैक्ट, एक होता है रेलेवेंट फैक्ट. हमने आपको एग्जांपल दिया था, ए का खून करते हुए बी ने देखा, ठीक है, ये हो गया मेन फैक्ट. रेलेवेंट फैक्ट क्या हुआ? ए का खून हुआ, किसी ने नहीं देखा, लेकिन आखिरी बार उनसे बी मिलने आए थे. दिस इज रेलेवेंट फैक्ट. अब हम लोग ये देख रहे हैं रेलेवेंट फैक्ट के एविडेंसेस क्या होते हैं. ओके, मेन फैक्ट का एविडेंस तो ओरल एविडेंस हो सकता है, रेलेवेंट फैक्ट के एविडेंसेस क्या होते हैं? देखिए इसमें जो सबसे पहला वर्ड इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, रेस गेस्टे. रेस गेस्टे और facts which though not an issue are so connected with the fact in issue as to form part of the same transaction. बताओ मतलब समझ में आया? कह रहे हैं कि ये ऐसे फैक्ट्स हैं जो मेन इशू में तो नहीं है, लेकिन ये मेन इशू से इस तरह से कनेक्टेड हैं कि हम उनको सेपरेट नहीं कर सकते. वही जैसे हमने आपको बताया कि अगर किसी के खून हुआ है तो उससे आखिरी बार कौन मिलने आया, ये मेन फैक्ट तो नहीं है, लेकिन ये इस तरह से कनेक्टेड है कि हमें कोई ना कोई एविडेंस जरूर मिल सकता है. अगर मेन फैक्ट मिल गया है, मेन डायरेक्ट एविडेंस मिल गया है, तो हमें रेलेवेंट फैक्ट में आने की जरूरत ही नहीं है. लेकिन हम रेलेवेंट फैक्ट में कब आएंगे? जब हमको मेन फैक्ट या डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिलेगा, और इसी को हम लोग कहते हैं रेस गेस्टे. सेक्शन 6 embodies the rule of admission of evidence relating to what is commonly known as res gestae. Acts or declaration accompanying the transaction or fact in issue are treated as a part of res gestae and admitted as evidence. देखो इसमें illustrations में आते हैं. A वाला देखिए, A is accused of the murder of B by beating him. Whatever was said or done by A or B or bystanders at the beating or so shortly before or after it form a part of transaction. It is a relevant fact. मतलब समझे? पहले बताओ हुआ क्या? A ने B को मारा, ठीक है, और फिर रेलेवेंट फैक्ट्स क्या क्या हैं? बाय स्टैंडर्स कौन हुए समझे? जो लोग खड़े देख रहे थे. कह रहे ए को बी को मारने के पहले उनके बीच में क्या क्या बातें हुई, जो लोग खड़े थे उन्होंने क्या देखा, क्या नहीं किया, ठीक है, ये सारे उनका जो कन्वर्सेशन हुआ, ये मेन फैक्ट है कि रेलेवेंट फैक्ट है? रेलेवेंट फैक्ट. ओके, द वर्ड बाय स्टैंडर मीन्स अ पर्सन who are present at the time of beating and not the person who gather on the spot after beating. मतलब दो तरीके की भीड़ होती है. हाँ, जब वो पिट रहा था तब की भीड़, या जब वो पिट चुका था तब की भीड़? जब वो पिट रहा था तब की भीड़, ठीक है. तभी तो उनको पता होगा कि पहले क्या हुआ. आर यू अंडरस्टैंडिंग? कि उस ट्रांजैक्शन के पहले, जैसे कभी भी ऐसे लड़ाई होती है तो बाद वाले भी आके पूछते ना हुआ क्या था, बात क्या हुई थी, ठीक है, हाथापाई हो रही है लेकिन बात क्या हुई थी. अब उसके पहले जो बात हुई थी दैट इज अ रेलेवेंट फैक्ट. ओके, अब जैसे हम आपसे कहें, इसमें देखना एग्जांपल होगा अभी, कि हमने आपको एक चिट्ठी लिखी, ठीक है, और उसमें हमने बहुत सारी उल्टी सीधी लैंग्वेज लिखी, डिफेमेशन खूब सारा लिखा, ठीक है. नाउ हमने आपको चिट्ठी लिखी, इसमें हमने ऊटपटांग शब्द लिखे, लाइबल, ठीक है, ये तो मेन फैक्ट है, लेकिन इसके पहले आपने जो हमको लेटर भेजा था उसमें क्या लिखा था, ये रेलेवेंट फैक्ट है. आपने उस लेटर में ऐसा क्या लिखा कि हमारी गाली निकल आई? ऑब्वियसली ये रेलेवेंट फैक्ट है.
मेन फैक्ट क्या है, जो लेटर हमने आपको लिखा उसमें लायबल था, ये मेन फैक्ट है, ठीक है। मेन फैक्ट से अगर चीजें समझ में आ रही है तो ठीक है, लेकिन कई बार इस मेन फैक्ट को समझने के लिए हमें किसमें जाना पड़ता है, रेलेवेंट फैक्ट, कि इसके पहले क्या ट्रांजैक्शन हुआ था कि अचानक थोड़ी ना कोई किसी को लेटर लिखे को गाली लिखने लग जाएगा। व्हाट वाज द ट्रांजैक्शन, हाउ वर द पार्टीज रिलेटेड, उनके बीच में क्या पहले भी लड़ाई झगड़ा हो चुका था, ऐसा क्या हो गया था कि ऐसा करना पड़ गया। ये सारे फैक्ट्स कौन से फैक्ट्स होंगे, रेलेवेंट फैक्ट, और इनको क्या कहा जाता है, रेस गेस्टे, ठीक है। सी वाला पढ़ो। ठीक है, कभी पढ़ा है ऐसा एग्जाम्पल, सुना है कभी, कब हुआ ये वाला एग्जाम्पल डिस्कस, 30 सेकंड पहले, अच्छा सेकंड का होश है। चले आगे, रेस गेस्टे क्लियर है। अगली चीज देखो, अच्छा ये लाइन पढ़िए 3 पहले जो इसके ऊपर लिखी है, द एसेंस ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ रेस गेस्टे इज दैट द फैक्ट्स व्हिच दो नॉट इन इशू are so connected with the fact in issue as to form part of the same transaction and thereby become relevant। बात समझ में आ गई, यही रेस गेस्टे की मेन लाइन है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। कह रहे हैं वो मेन इशू में तो नहीं है, लेकिन वो मेन इशू से इस तरह रिलेटेड है कि वो मेन ट्रांजैक्शन का पार्ट बन सकते हैं, ठीक है। और इसमें ये वाला एग्जाम्पल आप 2 दे सकते हो, वो बीटिंग वाला और लाइबल वाला, ठीक है। और इसी का ही सेकेंड वाला देखिए क्या है, फैक्ट कॉन्स्टिट्यूटिंग द ओकेजन, इफेक्ट और अपॉर्चुनिटी और स्टेट ऑफ थिंग्स। कह रहे हैं कई बार जज क्या करता है, जब मेन चीज क्लियर नहीं हो रही है तो वो ओकेजन देखता है, सर्कमस्टांसेस देखता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम आपसे कहें मिस्टर ए के पास एक पैसों से भरा बैग था, ठीक है, और वो चोरी हो गया, ठीक है, मिस्टर ए के पास पैसों से भरा बैग था, वो चोरी हो गया। अब इसमें हमको कोई मेन फैक्ट नहीं निकल में आ रहा है, तो हम लोग देखेंगे रेलेवेंट फैक्ट। जरा समझिए, मिस्टर ए बैंक गए थे, ठीक है, बैंक से उन्होंने बहुत सारा कैश निकाला। जब उन्होंने कैश काउंटर से कैश निकाला तो मिस्टर बी उनको बहुत देर से खड़े होकर देख रहे थे, ठीक। जैसे ही मिस्टर ए बैंक के बाहर गए, मिस्टर बी भी पीछे पीछे बाहर गए। उसके बाद मिस्टर ए पार्क में गए और मिस्टर बी भी पार्क में गए। क्या जरूरी है मिस्टर बी ने लूटा होगा, जरूरी नहीं है, ठीक है, बट दिस इज अ रेलेवेंट फैक्ट। समझ में आया। ओकेजन, कह रहे हैं ओकेजन क्या है, इफेक्ट क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, स्टेट ऑफ थिंग्स, कई बार ये चीजें भी रेलेवेंट फैक्ट बन जाती हैं। जरा इसका इलस्ट्रेशन 1 देखो, द क्वेश्चन इज वेदर ए रॉब्ड बी, क्या ए ने ही बी को रॉब किया है। द फैक्ट दैट शॉर्टली बिफोर द रॉबरी बी वेंट टू अ फेयर विद मनी इन हिज पोजेशन, फेयर समझ गए, मेले में चला गया, पता नहीं पैसे लेके मेले में क्यों गया, ठीक है, बट वो चला गया। और आगे सुनो, एंड ही शोड इट और मेंशन द फैक्ट दैट ही हैड इट टू अ थर्ड पर्सन। मेले में गया और वहां जाके उसने बी को बताया कि देखो हमारे बैग में ना बहुत, ये हम लोग की आदत भी होती है, जब ऐसा कुछ चीज होती है तो हम लोग की शक्ल ऐसी बन जाती है कि हमारे पास कुछ है। फॉर एग्जाम्पल, जिस दिन घर वालों ने आपको पैसे लेके 10,000 रुपए लेके भेजा है कि किसी को दे देना, मान लो फीस दे देना, उस दिन आपका शक्ल ऐसी हो जाती है कि हमारे पास कुछ बहुत बड़ी चीज रखी हुई है। तो इफ यू विल बी नॉर्मल तो डाउट नहीं जाएगा, लेकिन अगर आप ऐसी शक्ल, जो लोग बैंक से निकलते हैं वो ऐसी शक्ल बना के निकलते हैं, है ना, कि कहीं यहाँ ना खड़ी कर दे गाड़ी, बैग एकदम अच्छे से बंद है कि नहीं, बैग भी ऐसा सस्पिशियस काले रंग का बैग एकदम, है ना। तो जैसे वो नहीं होता किसी फाइल के ऊपर अगर कॉन्फिडेंशियल लिखा है तो जरूर कोई ना कोई देखेगा, ठीक है। आप ट्राई करके देखिए, आप आपकी जो स्टडी टेबल है उसके ऊपर एक एनवेलप रख दो और उसमें ऊपर बड़ा बड़ा लिख दो सीक्रेट, ना घर वाले खोल के देखें। ऐसे आपकी स्टडी टेबल में कुछ भी पड़ा हो, उनसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप डाल के देखो टॉप सीक्रेट, बस लिख दो इतना, अंदर कुछ ना रखो, देखिए थोड़ी देर बाद वो एनवेलप खुला हुआ मिलेगा, ऐसा क्या है इसमें, ठीक है। तो अगर आप ये, अब जरूरी नहीं है कि उसने जिसको पैसा दिखाया उसी ने लूटा हो, लेकिन ये सारे फैक्ट्स कौन से फैक्ट्स बन जाएंगे, रेलेवेंट फैक्ट, ठीक है। उसी तरह कह रहे हैं ए ने बी का मर्डर किया है कि नहीं, तो कह रहे हैं ग्राउंड पे जो मार्क्स हैं या उनके बीच में जो स्ट्रगल हुआ, ये सारी चीजें क्या बन जाएंगी, रेलेवेंट फैक्ट। और तीसरा है क्या, ए ने ही बी को जहर दिया है, द स्टेट ऑफ बीज हेल्थ बिफोर द सिम्टम एस्क्राइब टू पॉइजन। कह रहे हैं कि जहर पीने के पहले उसकी हेल्थ कैसी थी, उसको जो चीज खाने में दी गई उससे उसकी क्या एलर्जी थी, और खाने में जहर था कि नहीं था, ये सारे फैक्ट्स क्या हुए, रेलेवेंट फैक्ट, ठीक है। समझ में आ गया हम लोग पढ़ क्या रहे। तो देखो रेलेवेंट फैक्ट के अंदर हम लोगों ने सबसे पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा था रेस गेस्टे,
और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा द फैक्ट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द ओकेजन, इफेक्ट एंड अपॉर्चुनिटी और स्टेट ऑफ थिंग्स। एनी डाउट टू एनीवन? ठीक है, पक्का? चलो यहां पर हम लोग इसको स्टॉप करेंगे। मोटिव एंड प्रेपरेशन ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। ये भी तो एक रेलेवेंट फैक्ट हुआ कि इसको मारने के पीछे मोटिव किसका था। ओके, ये मेन फैक्ट है कि रेलेवेंट फैक्ट? रेलेवेंट फैक्ट। चलो यहां से वील टेक इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके।